इनके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल लगा रखी है। उनका लिखित में बयान है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, और आज ये चैनल पे बैठ के मगरमच्छी आंसू बहा रहे। उसके बाद मैं इनसे बात कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक दुकान की बात करते। किसने राजनीतिक दुकान खरीद रखी है? राजनीतिक दुकान आप लोगों ने खरीदी साहब, विधायक आप खरीदते हो। कर्नाटक में जवाब मिल गया उसका, मध्य प्रदेश में जवाब मिलने वाला है, अब बाकी अभी हर प्रदेश में आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है। जब विश्वास जी दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो अपराधी होते हैं, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री बने दूध के साथ शुभेंदु अधिकारी होते हैं, दूसरे पार्टी में अपराधी होते हैं, आपकी पार्टी में गंगा जल से नहा लेते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों की बात करना बड़ा अशोभनीय लगता है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को क्या दिया वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने महंगाई दी साहब, महंगाई को डायन कह के ये आए थे और गरीबों के थाली से निवाला छीन लिया। अब ये कह रहे हैं हम लोग खाना खिला रहे हैं साहब। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और आप कह रहे हो कि हम खाना खिला रहे हैं। आप मध्यम वर्ग की कमर रीढ़ की हड्डी तोड़। नहीं डॉक्टर अभिषेक, मैं तो जानना चाहता हूं, ठीक है जातिगत जनगणना की हम बात करें तो उस पर जातिगत जनगणना पर बात कर लेते। डॉक्टर अभिषेक, मैं ये जानना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना आपको क्या लगता है कि बीजेपी या बीजेपी के सरकारें क्यों नहीं कराना चाहती हैं? अरे इनके अटॉर्नी जनरल ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया, उनका हलफनामा है, रिटर्न में एविडेंस है। वो उन्होंने कहा कि हम नहीं कराना चाहते। इनका सिर्फ एक कहते हैं ये धर्म में बांट के हिंदू मुस्लिम करके किसी तरह के अंग्रेजों की मुखबिरों की आइडियोलॉजी भी बनी हुई पार्टी सिर्फ यही चाहती है कि किस तरीके से वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चले। तो ये हमेशा रुद्रप्रताप जी पॉलिसी पे चलते हैं और उसी पे चलना। जिस अटॉर्नी जनरल के जवाब की बात कर रहे हैं आप, उसका जिक्र होना जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार ये कहती रही है कि जातिगत आधार पर जनगणना जो है व्यवहारिक नहीं है, और ये भी कहा गया कि भाई एक जाति एक स्टेट में ओबीसी में है, दूसरे में जनरल में है, या फिर एससी में है या एसटी में है। इस तरह की व्यवहारिक दुश्वारियां हैं। क्या देश के स्तर पर यह संभव है? स्टेट में तो संभव हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश के स्तर पर जातिगत आधार पर जनगणना संभव है? और अगर संभव है, व्यवहारिक नहीं है, इसलिए केंद्र की आपत्ति सामने आई थी। कुंदन जी देखिए, संभव तो है, संभव सारी चीजें हैं। सोशियोलॉजी के किसी भी प्रोफेसर या लेक्चरर से बात करें तो वो उसका ये मानना है कि देखिए देर सवेर तो जातिगत जनगणना होगी ही होगी, राष्ट्र में होगी। सवाल है आप इसे कितनी देर तक टाल सकते हैं जी। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कई बार राज्यों ने जातिगत जनगणना करवाई है कुछ अपेक्षाओं के साथ, लेकिन जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती आंकड़ों के तो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते। कई बार है, कई राज्यों में हुआ है कि आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो वो क्यों नहीं किए गए, इस पे भी बात होनी चाहिए। ये एक लंबा इतिहास है, ये सिर्फ बयानों तक सिमटा नहीं है। जब आप आपने जब जातिगत जनगणना की तो 494 थी, उसके बाद जब आप आए तो सीधे 40,000 जातियां बढ़ चुकी थी। कई ऐसी जातियां हैं जिन्होंने जिनका पूरा चेंज हो चुका है, अब उनकी आप आर्थिक दशा पूरी तरह से बदल चुकी है। कई ऐसी चीजें हैं जिनके आने के बाद ये आशंका है कि राज्य में या राष्ट्र में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कौन सा ऐसा दल है जो इस तरह की घटनाओं से उबारने की गारंटी ले रहा? पहली बात। दूसरी बात कि जातिगत गणना की सबसे पहली जो ये माना जा रहा है कि अगर उससे हो जाती है तो जो सरकारी योजनाएं हैं वो बेहतर लोगों तक पहुंच पाएंगी, उन लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएंगे। दूसरा इसका आप देखें जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इसके आंकड़े जारी हो गए तो समाज में विघटन की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आपको इन दोनों में से चुनना पड़ेगा। जब सरकारें आती हैं तो आप गौर किए रहे हैं, जो पार्टियां इतने वक्त जातिगत जनगणना की बातें कर रही हैं, जब वो सरकारों पे आती हैं तो इस पे चुप्पी साध जाती हैं। बिहार की सरकार को भी आप देखिए, जब उनका कार्यकाल लगभग खात्मे की ओर है तब इस तरीके की बातें उठ के आ रही हैं। तो यहां पर मनसा पे सवाल जरूर उठना चाहिए कुंदन जी, क्योंकि राजनीति में मनसा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। बिल्कुल सत्येंद्र मिश्रा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दुबे जी कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जातिगत जनगणना ठीक है करा लीजिए, लेकिन उसके बाद मांग उसी तौर पर उठी और माहौल खराब हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अभी दुबे जी ने समाजशास्त्र की बात की और उन्होंने पिछली बार जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की बात की थी। समाजशास्त्र में जब आप पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र में ये पढ़ाया जाता है, अगर आपने आर्थिक समानता दे दी तो आर्थिक समानता जो है उससे स्वयं सामाजिक समानता आ जाती है।
और अभी आपने कहा कि आर्थिक समानताओं के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आर्थिक समानताएं अगर आप दे देंगे तो सामाजिक समानता आ जाएगी। आज मुझे वो चीज बता दीजिए कि कोई ओबीसी या दलित एमपी या एमएलए बन गया हो और उसके घर पे क्या कहते हैं सवर्ण जाके ना बैठता हो, या सवर्ण उसे अपने गिलास में पानी ना पीने देता हो, या सवर्ण उसे अपने घर पे खाना ना खिलाता हो, आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने कहा उत्तर प्रदेश में 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में नौकरी ये खा गए। इन्होंने कही थी छत मिलने की बात। छत मिलने की बात आपने देखा होगा, फर्जी लाभार्थियों का फोटो खिंचवा के लगवा दिया। दूसरी बात इन्होंने की आत्मनिर्भरता की, तो इस देश में अगर आर्थिक आत्मनिर्भरता गरीबों को दी तो मनरेगा के तहत कांग्रेस की सरकार ने दी। तीसरी बात राजनीतिक आत्मनिर्भरता की बात मैंने की थी, और राजनीतिक आत्मनिर्भरता तब आती है जब आपके अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ता है। इस देश में शिक्षा का अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिया। तीसरी बात, इन्होंने ओबीसी का विरोध किया। मैं फिर बताऊंगा, मंडल कमीशन को लागू करने का काम कांग्रेस की सरकार के दिया, 28% आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया। तीसरी बात, इन्होंने दलितों की बात की थी। इस दलित को सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, के.आर. नारायणन जी को राष्ट्रपति बनाया। पांचवी बात, इन्होंने धनु गायकी की थी। हाँ, जिसके घर में जैसा होता है उसको पूरी दुनिया वैसी दिखती है। इनके विधायक राजकरण कबीर का भाई धनुगाही करते हुए पकड़ा गया था, हरदोई के विधायक थे। तो जिसके घर में धनुगाही करने वाले लोग होंगे कुंदन जी, उसको सब जगह पर धनुगाही करता ही दिखेगा, क्योंकि कहा जाता है जो जिसका जैसा प्रदेश, जिसका जैसा देश उसका वैसा बेस। तो इनके यहाँ उगाही होती होगी तो सबको दिखता है, उगाही करते हैं। और राजकरण कबीर जी इन्हीं की पार्टी के विधायक थे। उनके भाई को जब हरदोई की एसपी ने जेल भेजा तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब इनकी विधायक के भाई और विधायक के घर वाले वसूली करते हैं तो इनको यही दिखेगा। और सबसे एक सेकंड जल्दी से रत्नेश मिश्रा जी, आप फालतू की बातें आप कर, इन्होंने ओबीसी की बात की थी। मैं कहता हूं मेरे पास 200 से ज्यादा छात्रों का मैसेज आया। अभी लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकला, डीबी की डेट नहीं आई। 8000 पद है, 27000 को इन्होंने डीबी के लिए बुला लिया। अगर आप जरा सा भी जानते होंगे तो डीबी का मतलब होता है कि आप उनको अंतिम नियुक्ति के लिए अरे सुन लीजिए, अब आप एक्सपोज हो रहे, चिल्लाइए मत, एक्सपोज हो रहे, बीच में मत टोकिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। खत्म कीजिए रत्नेश जी, आप खत्म कीजिए। मनोज उपाध्याय को मत सुनिए। कहां से खत्म करूंगा? अगर आप किसी को डीबी के लिए बुलाते हैं, अगर आप किसी को डीबी के लिए बुलाते हैं मतलब आप उसको अंतिम नियुक्ति के लिए अपरिहार्य मानते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि 8000 पद पे 27000 कैसे नियुक्ति देगी? क्या ये छात्रों को ठग रहे हैं? या मनोज उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे, कहिए जल्दी से उपाध्याय साहब। चिल्लाना शुरू कर दें। एक चीज बता दे मुझे कि 8000 पद पर 27000 का डीबी कराने कैसे नियुक्ति देंगे? बताना भूल गए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी का दामाद निकला। उसकी किसानों के पैसे के, अब किसानों की जमीन का सौदागर निकल गया। जो हमारे प्रधान देश है, जिस किसानों को हम पूछते हैं उनके जो जमीन के सौदागर निकले कांग्रेस पार्टी का दामाद। इसको ये कहना भूल गए। मिश्रा साहब थोड़ा होल्ड कीजिए। जो अभी जल्दी आए हैं सदन में, मिश्रा साहब रत्नेश मिश्रा सुन लेते एक क्या करके रत्नेश मिश्रा, जो राष्ट्रीय भगोड़ा गठबंधन है, रत्नेश मिश्रा जी भगोड़ा गठबंधन है, उसको दिक्कत है। रत्नेश मिश्रा जी प्लीज, जो राष्ट्रीय भगोड़ा गठबंधन है, रत्नेश मिश्रा जी आपकी आवाज कम कर दी जाएगी, उससे आपको दिक्कत होगी। रत्नेश मिश्रा साहब छोड़ा आपका गठबंधन। जब किसान की चलिए उसको भी ना छोड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो एक बार फिर से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग उठी है और इस बार बीएसपी प्रमुख मायावती ने यह मांग उठाई, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद क्या है ये अपने राजनीतिक दल जो है अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है और क्या ये हो सकता है, कब होगा, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।